आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सर आर्थर कॉनन डॉयल की मशहूर कहानी द साइन ऑफ फोर की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक खास नजरिए से, एक ऑडियो ड्रामा रूपांतरण के जरिए। बिल्कुल, ये शर्लॉक होम्स का दूसरा बड़ा मामला है और ये सिर्फ जासूसी कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लालच, वफादारी और चीजों की असल कीमत पर भी सोचने को मजबूर करती है। और ये ऑडियो ड्रामा वाला एंगल दिलचस्प है। आवाजें, संगीत, साउंड इफेक्ट्स। हाँ, ये सब मिलकर कहानी के माहौल को और किरदारों की भावनाओं को कैसे उभारते हैं, यही देखना मजेदार होगा। हमारा मिशन है इस प्रस्तुति से कहानी के गूढ़ रहस्यों और भावनात्मक पहलुओं को बाहर निकालना। तो चलिए कल्पना करते हैं 1888 के लंदन की, लेकिन सिर्फ देखकर नहीं, सुनकर। ऑडियो ड्रामा हमें उन धुंध भरी सड़कों पर ले जाता है, जहां गैस लैंप टिमटिमा रहे हैं, घोड़ा गाड़ियों की टाप सुनाई दे रही है। माहौल में एक अजीब सा रहस्य, अनिश्चितता है। कहानी के केंद्र में है एक पुराना राज, वो आगरा का खजाना। हाँ, और सालों पहले हुआ एक विश्वासघात और एक युवा महिला मैरी मॉर्स्टन, जिसे हर साल एक रहस्यमयी मोती मिलता है। अजीब बात है ना? बहुत अजीब। और फिर आता है वो खत जो उसे एक अनजान शख्स से मिलने का न्योता देता है। और बस यहीं से होम्स और वॉटसन इस उलझे हुए मामले में कूद पड़ते हैं। हाँ, और यहीं से कहानी पकड़ बनाती है। एक पिता गायब, वो रहस्यमयी मोती, और अब ये अनजान मुलाकात का बुलावा। ये पहेली मैरी मॉर्स्टन को 221B बेकर स्ट्रीट तक ले आती है। देखते हैं होम्स इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं और ये ऑडियो प्रस्तुति उस पूरी प्रक्रिया को कैसे जीवंत बनाती है। तो हम आ गए हैं बेकर स्ट्रीट। शुरुआत में ही होम्स थोड़े बेचैन से लगते हैं, अपनी दिमागी ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं। हाँ, ऑडियो प्रस्तुति में शायद उनकी बेचैनी को उनकी सांसों की आवाज से या शायद बोलने के टोन से दिखाया गया होगा। वो बोरियत और उत्तेजना की जरूरत महसूस कर रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और मैरी मॉर्स्टन अंदर आती हैं। उनकी कहानी वाकई अजीब है। उनके पिता कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन 10 साल पहले लंदन लौटे और फिर गायब हो गए। और फिर कुछ साल बाद से हर साल एक गुमनाम स्रोत से उन्हें कीमती मोती मिलता है। कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, कुछ पता नहीं। ये अपने आप में एक अनोखी पहेली है, लेकिन आज मामला इससे भी आगे बढ़ गया है। हाँ, आज एक खत मिला है जिसमें लिखा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्हें न्याय मिलेगा। और उन्हें आज रात एक तय जगह पर बुलाया गया है। कहा गया है कि 2 दोस्तों को साथ ला सकती हैं। जाहिर है उनकी पसंद होम्स और वॉटसन ही होते हैं। यहाँ वॉटसन और होम्स की प्रतिक्रियाओं में फर्क देखना बड़ा दिलचस्प है। सुनने में आता है कि वॉटसन तो तुरंत मैरी की शराफत और उनके दुख से प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, उनमें एक भावनात्मक झुकाव दिखता है। ऑडियो में शायद उनकी आवाज थोड़ी नरम हो जाती होगी। बिल्कुल, ये आगे जो रोमांटिक एंगल आना है उसकी नींव यहीं रख दी जाती है। और दूसरी तरफ होम्स है, उनके लिए ये मामला बोरियत से एक ताज़ी हवा का झोंका है। उनकी दिमागी भूख जाग उठती है। उनकी आवाज में शायद एक नई तेजी, एक ऊर्जा आ जाती है। हाँ, और उनका वो मशहूर डायलॉग, द गेम वॉटसन इज अफुट। खेल शुरू हो गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके उत्साह को दिखाता है, एक चुनौती को स्वीकार करने का जोश। इसके बाद का सफर तो और भी रहस्यमयी है। होम्स, वॉटसन और मैरी उस अनजान मुलाकात के लिए निकलते हैं। लंदन की रात, धुंध, दूर से आती आवाजें, ऑडियो ड्रामा सुनने वाले को एकदम कहानी के अंदर खींच लेता होगा। वे एक अजीब से अस्त व्यस्त से घर पहुंचते हैं। और यहाँ उनकी मुलाकात होती है थैडियस शॉल्टो से। किरदार बड़ा दिलचस्प है। हाँ, उत्तेजित है, घबराया हुआ सा। उसकी आवाज में शायद एक कंपन होगा या वो तेजी से बोलता होगा जो उसके अंदर के डर और बेचैनी को दिखाता है। और वो एक ऐसा खुलासा करता है जो मामले की पूरी दिशा ही बदल देता है। थैडियस बताता है कि उसके पिता मेजर जॉन शॉल्टो और मैरी के पिता कैप्टन मॉर्स्टन भारत में साथी थे और उन्होंने मिलकर आगरा का वो बेशकीमती खजाना हासिल किया था। लेकिन कहानी में दोस्ती कम, धोखा ज्यादा है। बिल्कुल, यही कहानी और गहरी होती है। थैडियस कबूल करता है कि उसके पिता ने कैप्टन मॉर्स्टन को धोखा दिया था। खजाने के बंटवारे पर शायद झगड़ा हुआ और हो सकता है मॉर्स्टन की जान भी उसी में गई। हाँ, और मेजर शॉल्टो खजाना लेकर इंग्लैंड भाग आए। मरते समय मेजर ने अपने बेटों से कहा था कि मैरी को उसका हक दे दें। तो वो मोती थैडियस ही बेच रहा था। हाँ, अपने अपराध बोध के कारण। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या? थैडियस एक और भयानक खबर देता है। खजाना उसके भाई बार्थोलोमियो शॉल्टो के पास था और आज सुबह जब थैडियस उससे मिलने गया तो क्या हुआ? उसने बार्थोलोमियो को उसके कमरे में मरा हुआ पाया और खजाना भी गायब था।
ओहो, तो ये मामला सिर्फ एक पुराने रहस्य या खोए हुए खजाने का नहीं रहा। नहीं, अब ये एक ताज़ा हत्या का मामला बन गया है। हाँ वे फौरन पौंडीचेरी लौट जाने का फैसला करते हैं। हाँ। यहाँ तनाव बढ़ जाता है, जिसे शायद बैकग्राउंड स्कोर या ध्वनि प्रभावों से महसूस कराया गया होगा। पौंडीचेरी लॉज का सीन तो डरावना है। बार्थोलोम्यू शोल्टो कुर्सी पर मरे पड़े हैं, चेहरे पर एक भयानक डर जमा हुआ है। और गर्दन के पास एक जहरीला कांटा लगा है। हाँ और कमरा अंदर से बंद है। ये लॉक्ड रूम मिस्ट्री वाला एलिमेंट है। हाँ, ऑडियो में इस सीन का वर्णन शायद धीमी रहस्यमयी आवाज में होता होगा जो डर पैदा करे। होम्स तो तुरंत काम पर लग जाते हैं। हम्म। उनका ऑब्जर्वेशन कमाल का है। वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, छत से आने जाने के निशान, वो जहरीला कांटा। होम्स की आवाज में यहाँ एकदम निश्चय और विश्लेषण की धार सुनाई देती होगी। और फिर मिलते हैं वो अजीब छोटे पैरों के निशान। हाँ, वो तो बहुत ही अजीब सुराख है। किसी बच्चे के नहीं बल्कि एक वयस्क के, जिसके पैर असामान्य रूप से छोटे हों। होम्स का निष्कर्ष है कि हत्यारा अकेला नहीं था, उसके साथ कोई साथी था। होम्स उसे कहते हैं जंगली सहयोगी। सैवेज आलाई। ये शब्द और वो छोटे पैरों के निशान, ये मिलकर एक बहुत ही अजीब और शायद खतरनाक अपराधी की तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और यहाँ उस समय की औपनिवेशिक सोच की झलक भी मिलती है, जिस तरह इस सहयोगी का वर्णन किया गया है। तभी होम्स को मेज पर एक कागज मिलता है जिस पर एक अजीब सा निशान बना है, जैसे 4 लोगों के दस्तखत हों। होम्स उसे पहचान लेते हैं। द साइन ऑफ 4। ये निशान मामले को एक नया मोड़ देता है। इसका क्या मतलब है? होम्स के अनुसार ये भारत में किसी गुप्त समझौते या गिरोह का प्रतीक है। इसका मतलब है कि खजाने का इतिहास और हत्या का मकसद शॉल्टो परिवार और मॉर्स्टन से भी आगे जाता है। तो अब कहानी में एक चौथा रहस्यमयी पक्ष जुड़ गया है। हाँ, ये निशान सिर्फ एक सुराग नहीं है, ये अतीत के एक खतरनाक वादे का प्रतीक है। जॉनथन स्मॉल और उसका वो छोटा साथी शामिल हैं। फिर वो टोबी खोजी कुत्ते की मदद लेते हैं और टेम्स नदी के किनारे पहुंचते हैं। पता चलता है कि अपराधी औरोरा नाम की एक तेज नाव में भागे हैं। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, टेम्स नदी पर पीछा। हाँ, होम्स पुलिस की मदद लेते हैं, पुलिस लॉन्च आती है और पीछा शुरू होता है। यहाँ ऑडियो ड्रामा एकदम जबरदस्त हो जाता होगा। नाव के इंजन की आवाज, पानी के छपाके, बढ़ती हुई गति। शायद तनाव बढ़ाने वाला संगीत भी। सुनने वाले को लगता होगा जैसे वो खुद उस नाव पर सवार है। वे औरोरा पर 2 लोगों को देखते हैं। एक लंगड़ा आदमी नाव चला रहा है जॉनथन स्मॉल, और दूसरा वो छोटा अजीब दिखने वाला व्यक्ति। वॉटसन उसे भयानक प्राणी कहते हैं। हाँ, वो कौन है? वो अंडमान द्वीप का मूल निवासी टोंगा है। वही जंगली सहयोगी जिसके पैरों के निशान मिले थे, वही जहरीले कांटे फेंकता है। अच्छा, टोंगा का चित्रण जैसा मूल कहानी में है, वो उस समय के नस्लीय पूर्वाग्रहों को भी दिखाता है ना? बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि ऑडियो ड्रामा इसे कैसे दिखाता है। क्या वो इसे वैसे का वैसा रखता है या थोड़ा संभल कर पेश करता है? पीछा खतरनाक होता जाता है। गोलियां चलती हैं, चिल्लाने की आवाजें। अंत में टोंगा को गोली लगती है और वो नदी में गिर जाता है। जॉनथन स्मॉल पकड़ा जाता है। एक्शन और तनाव यहाँ चरम पर होता है। ध्वनि प्रभाव कमाल के होंगे। जॉनथन स्मॉल के पकड़े जाने के साथ ही अब कहानी के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठने का समय आ गया है। हाँ, उसे बेकर स्ट्रीट लाया जाता है। अब उसकी कहानी सुनने का वक्त है। स्मॉल अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान शुरू होती है। सिपाही विद्रोह के समय की बात है। उसे अन्यायपूर्ण तरीके से अंडमान द्वीप समूह में उम्र कैद मिली थी। अंडमान में उसकी मुलाकात 3 सिखों से हुई। चारों ने मिलकर आगरा के उस खजाने का पता लगाया और उसे हासिल करने की योजना बनाई। उन्होंने खजाने को बराबर बांटने और एक दूसरे का साथ देने की शपथ ली। यही था द साइन ऑफ 4। ये सिर्फ एक निशान नहीं, ये एक संधि थी, एक वादा। उन्होंने 2 जेल अधिकारियों, मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉस्टन की मदद से भागने का प्लान बनाया। इसमें अधिकारियों को भी हिस्सा मिलना था। लेकिन मेजर शॉल्टो ने सबको धोखा दिया। उसने मॉस्टन के साथ मिलकर खजाना तो हासिल किया, पर फिर मॉस्टन को भी धोखा दिया। शायद मार डाला। हाँ, शायद। और खजाना लेकर भाग गया। जॉनथन स्मॉल और उसके साथी अंडमान में ही फंसे रह गए सालों तक। स्मॉल की आवाज में यहाँ कड़वाहट और अन्याय का दर्द झलकता होगा। सालों बाद स्मॉल टोंगा की मदद से भागने में कामयाब हुआ। टोंगा उसका वफादार साथी बन गया। स्मॉल इंग्लैंड आया बदला लेने और अपना हिस्सा हासिल करने। उसे मेजर शॉल्टो तो नहीं मिला, पर उसके बेटे मिल गए। बार्थोलोम्यू ने खजाना देने से मना किया और गुस्से में आकर टोंगा ने उसे जहरीले कांटे से मार दिया। स्मॉल की कहानी खत्म होती है। सब चुप हैं। अब बस वो खजाने का संदूक खोलना बाकी है जो स्मॉल से मिला है।
सबकी नजरें उस संदूक पर है। उम्मीद है कि इतने सालों के इंतजार और इतनी जाने जाने के बाद आखिरकार खजाना मिलेगा। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, एक तरह का व्यंग। जब संदूक खोला जाता है, वो खाली है। एकदम खाली। ऑडियो में यहाँ शायद गहरा सन्नाटा छा जाता होगा, या सिर्फ किरदारों की हैरान सांसों की आवाज आती होगी। खजाना गया कहाँ? स्मॉल बताता है कि जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा, तो उसने पीछा करने के दौरान एक एक करके सारे जवाहरात टेम्स नदी में फेंक दिए। क्या? सारे के सारे? हाँ, उसका तर्क था, अगर खजाना मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। वो महान आगरा का खजाना जिसके लिए इतना खून बहा, वो लंदन की गंदी नदी में हमेशा के लिए खो गया। उफ, स्मॉल सही कहता है। इस खजाने ने सिवाय दुख, मौत और धोखे के कुछ नहीं दिया। हाँ, ये दौलत के विनाशकारी असर का एक प्रतीक बन जाता है। तो मामला सुलझ गया। जॉनथन स्मॉल गिरफ्तार, टोंगा मारा गया, शॉल्टो परिवार का राज खुल गया, मैरी मॉर्स्टन को अपने पिता के बारे में सच्चाई पता चल गई। लेकिन खजाना, वो किसी के हाथ नहीं लगा। और यहीं वॉटसन का नजरिया बहुत मायने रखता है। खजाना खोने का उसे जरा भी दुख नहीं है। क्यों भला? क्योंकि खजाना खोने का मतलब था कि मैरी अब एक अमीर उत्तराधिकारिणी नहीं रही, और इससे वॉटसन को अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत मिल गई। अच्छा, तो उसके लिए मानवीय रिश्ते और भावनाएं उस खोए हुए खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थीं। बिल्कुल। ऑडियो में वॉटसन की आवाज में शायद राहत और एक नई उम्मीद की झलक होगी। और दूसरी तरफ है होम्स। उनके लिए मामला खत्म, पहेली सुलझ गई, बस। हाँ, वो वॉटसन के रोमांस पर शायद हल्की सी टिप्पणी करते हैं, लेकिन उनका ध्यान भौतिक लाभ या भावनात्मक जुड़ाव पर है ही नहीं। उनके लिए संतुष्टि दिमागी कसरत पूरी होने में है। उनकी दुनिया तर्क और विश्लेषण की है। होम्स के लिए वो खेल ही सब कुछ है। रहस्य की वो उलझी हुई गुत्थी जिसे सुलझाने में उन्हें मजा आता है, वही उनके जीवन का मकसद है। ऑडियो में उनकी आवाज शायद वापस अपनी उसी सामान्य विश्लेषणात्मक टोन में लौट आती है, जैसे वो अगले केस के लिए तैयार हों। हाँ, ये वॉटसन की भावनात्मक संतुष्टि की एकदम उलट है, और इन दोनों किरदारों के बीच का ये स्थायी विरोधाभास दिखाता है। तो ये थी द साइन ऑफ 4 की कहानी, ऑडियो ड्रामा के चश्मे से देखी गई। लालच, विश्वासघात, हत्या, एक रोमांचक पीछा, और अंत में दौलत के ऊपर मानवीय भावनाओं की जीत। होम्स अपनी दुनिया में लौट जाते हैं, वायलिन और कोकेन के साथ, और वॉटसन एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, मैरी के साथ। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है, किसी चीज का असली मूल्य क्या है? क्या वो उसकी भौतिक कीमत में है, या उस अनुभव में जो उसके होने या ना होने से मिलता है? वॉटसन के लिए तो खजाने का न मिलना एक तरह से वरदान साबित हुआ है ना? बिल्कुल, उसी वजह से वो मैरी के करीब आ पाया। ये मूल्य की हमारी अपने धारणाओं पर सवाल उठाता है। क्या कभी-कभी कुछ खोना कुछ पाने से बेहतर हो सकता है? एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। शर्लक होम्स की कहानियां हमेशा ऐसे ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती हैं। रहस्य के साथ साथ वे मानवीय स्वभाव की गहराइयों को भी छूती हैं। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।